Now I start with question number 36. This one video lecture part 2 for 2026 GATE complete solution. Okay, ये पार्ट में मैं बाकी जो ड्यू क्वेश्चन है उसको कवर कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द सॉल्यूशन of the initial value problem IVP initial value problem, this one with this initial condition is this. What are the correct answers? What are the correct answers? अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे जो A मैट्रिक्स इसको मैं y डैश इक्वल टू ए वाई मान लूँ तो ये जो A मैट्रिक्स है ये -3 4 -2 3 है। इसका रो सम देखो हर एक का 1 है और ट्रेस देखो 0 है, ट्रेस 0 एंड 1 एक आइगन वैल्यू, रो सम 1 है, तो दैट इम्प्लाइज अनदर आइगन वैल्यू -1। ठीक है, ये -1 है 1 है, तो दो आइगन वैल्यू इनका मिल गया होगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, नाउ यहां से एक चीज देखो, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर जो होंगे वो आप जानते ही हो क्या होंगे, 1 1। ठीक है, ये देखो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वैल्यू क्या होंगे, 1 1। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वैल्यू 1 1 होंगे। ठीक है, ये आप जानते हो कैसे आता है, वो उतना डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 मैं एक बार देख लेता हूँ a प्लस आई कैसा होगा, देन उसके ऊपर डिपेंड करके आइगन वेक्टर बता दूंगा। -1 के लिए -2 4 -2 4, तो क्लियरली आइगन जो वेक्टर होगा इसको मैं λ1 इसको λ2 मान लूँ, इसको v1, तो आइगन वेक्टर v2 इक्वल टू क्या होगा, 2 1। ठीक है, क्लियर, ये अभी क्लियर हो गया। देयरफॉर हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कैसा दिखेगा, y x इक्वल टू a। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लेना है, उसके साथ v1 e पावर v1 e पावर λ1 x लेना ही सही है, प्लस b v2 e पावर λ2 x। यहाँ से आपका आएगा yx जो आएगा a e पावर x v1 का वैल्यू 1 1 प्लस b e पावर -x v2 का वैल्यू 2 1। आप ये बताओ y0 का वैल्यू 1 2 दिया है, दैट इम्प्लाइज y0 इक्वल टू 1 2 इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा, 1 2 इक्वल टू a प्लस 2b a प्लस b। Therefore, a plus 2b equal to 1, a plus b equal to 2, that implies माइनस 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 b का वैल्यू -1 हो जाएगा और a का वैल्यू होगा 1 माइनस 2b मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, Therefore हमारा जो yx दिखेगा वो कैसा होगा ना, 3 e पावर x 1 1 माइनस e पावर -x 2 1, 3 e पावर x 1 1 माइनस दिस वन, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर मिलेगा 3 1 1 e पावर x माइनस 2 1 e पावर -x, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। P जो मैट्रिक्स दिया है दिस वन। ठीक है, P मैट्रिक्स आपको दिया है। ओके, नाउ द इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय दिस, कंसीडर द वेक्टर स्पेस V व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू दिस। अच्छा, वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं ऐसा करूँ तो 1 0 0
इसका नाम दे दिया V1, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो मैं क्या करूंगा, ये है V2 को मैं 1 1 1 ले लेंगे। तो बाय ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनैलिटी, ग्राहम स्मिथ मेथड क्या होता है, U1 इक्वल टू V1, वो जानते हो आप, V2 माइनस V2 U1 बाई U1 U1 इंटू U1। आप एक चीज बताओ कि U1 U1 का इनर प्रोडक्ट क्या, U ट्रांसपोज U1 का ट्रांसपोज P U1। आप ये बताओ U1 ट्रांसपोज P का वैल्यू 1 0 0 0 9 0 0 0 16, इनके साथ क्या है U1 का वैल्यू क्या है 1 0 0। यहाँ से क्या आएगा ना 1 0 0 U1 ट्रांसपोज लिख दिया, और ये होगा 1 देन 0 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 आ गया। नाउ V2 U1 का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, V2 ट्रांसपोज P U1। नाउ V2 का वैल्यू क्या है, V2 का वैल्यू 1 1 1 है, और इसका वैल्यू क्या है 1 0 0 है, इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। देयरफॉर U2 का जो वैल्यू आएगा 1 1 1 V2 माइनस V2 1 1 1, और ये 1 0 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 1 1। ठीक है, सिंपल एज इट इज बाय ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनैलिटी। नाउ U1 नॉर्म पूछा गया है। U1 नॉर्म क्या है, U1 नॉर्म है, U1 नॉर्म 1 है, क्यों ना U1 नॉर्म मीन स्क्वायर रूट ऑफ U1 U1, ठीक है, दैट इज √1, दैट इज 1। ठीक है, ना U2 का नॉर्म क्या है, U2 का नॉर्म क्या है, U2 का नॉर्म होगा ना, पहले तो U2 का इनर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो हो जाएगा। P U2, नाउ U2 का वैल्यू जो भी है वो बाद में पुट करेंगे, अभी U2 ट्रांसपोज का ये 1 0 0 0 9 0 0 0 16, इनके साथ क्या करूंगा मैं, ये 0 1 1 कर लेंगे, तो 0 1 1 कर देंगे, तो यहाँ से होगा 0 9 16, यहाँ से आपका होगा 9 + 16 दैट इज 25, यहाँ से हो जाएगा U2 का नॉर्म का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो आपका जो ऑर्थो रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा ना U1 बाई U1 नॉर्म दैट इज 1 0 0, U2 बाई U2 नॉर्म 1 बाई 0 1 बाई 5 1 बाई 5, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करूंगा द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर इंटीग्रल। ट्राई टू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर इंटीग्रल, जहाँ पे ये टाउ को दिया है दिस वन, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमारे पास जो दिया है, हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है दिस वन कि mod z इक्वल टू 7/9, mod z इक्वल टू 7/9। अच्छा, 1 माइनस z पावर 100 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइड 0 1 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज mod z पावर 101 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज mod z का जो वैल्यू होगा वो 1 होने वाला है। आप ये पार्ट को देखो, और ये जो वैल्यू है इससे 1 बड़ा है, इससे 1 बड़ा है, इसका मतलब क्या, ये जब भी आ जाएगा डिनोमिनेटर को 0 करके ही क्या मिलता है हमें, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 इंप्लाइज सिंगुलरिटी, डिनोमिनेटर को 0 करके ही सिंगुलरिटी मिलता है, बट singularities lie outside
टाउ। ये जो हमारा टाउ था, ये जो हमारा टाउ है, टाउ के आउटसाइड में ही सिंगुलरिटीज है, ठीक है। देयरफॉर द इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड कौन है? दिस वन, दिस पार्ट है गया इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, ये जो इंटीग्रैंड है ना, ये एनालिटिक है। कहां पे? डोमेन के अंदर। इंटीग्रैंड इज एनालिटिक इनसाइड, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कॉन्टूर, ऑन द कॉन्टूर बाय कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रेशन थ्योरम, इंटीग्रेशन थ्योरम। इंटीग्रेशन जो वैल्यू दिया है, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू दिया है वो जेड का एक्सप्रेशन है, फंक्शन ऑफ जेड डी जेड। इसको मैं एफ जेड लिख देता हूं, एफ जेड डी जेड। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होने वाला है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है ना, इसका वैल्यू 0 होने वाला है। दैट्स द लॉजिक, आई एक्सप्लेन विथ यू इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये क्वेश्चन ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सी, जेड कैसा दिखते हैं? एक्स प्लस आई वाई दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज बताओ, कॉस एन जेड जो है, कॉस एन जेड जो है, इनका मॉड्यूलस, इनका जो मॉड्यूलस है लेस और इक्वल टू सी ई पावर एन मॉड वाई। ट्राई टू अंडरस्टूड। दिस वन होने वाला है, ठीक है ना, दिस वन होने वाला है। अच्छा, यहां से आप एक चीज देखो, सॉरी, ये ऐसा, यहां से अब एक चीज देखो, उसको रखो तो सही है। यहां से अब एक चीज देखो, नाउ सी एनी कांस्टेंट, सुइटेबल कांस्टेंट, राइट, सुइटेबल कांस्टेंट, ठीक है। ये सुइटेबल एक कांस्टेंट है। नाउ एक चीज देखो कि मेरा जो एफ जेड था वो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी that is less or equal to e power ln z mod, ln z अच्छा, एक चीज यहां से नोटिस करना, मॉड बाई 5 होल पावर n एफ जेड। अच्छा, e पावर ln z बाई 5 लेस देन 1 इम्प्लाइज कॉन्वर्जेंट। इट इज कॉन्वर्ज कब करेगा? ये जो एफ जेड है कब कन्वर्ज करेगा? दिस वन, दैट इम्प्लाइज ln z जो है लेस देन ln 5 होगा, होगा कि नहीं? मतलब ln 5। तो ये कॉन्वर्ज कब करेगा? ln z mod दिस वन, सॉरी दिस वन लेस देन 5। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है। आपका 39 जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। गॉट इट? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको ऐसे किया जा सकता है। अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे बोला गया है डेल्टा टी बी द यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यस, डिफाइंड बाय दिस डेल्टा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx जो है वो उसका वैल्यू 1 है।
नाउ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है, मतलब 2y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2y इक्वल टू डेल्टा x माइनस 5, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है। द ट्रांसफर फंक्शन इज that is equal to 2a स्क्वायर प्लस s प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं स्क्वायर कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4 इनका होल स्क्वायर मतलब 1/16, 1/16 मतलब 1/8, 2 माइनस 1/8, 1/8 मतलब 15/8, 15/16, 2 कॉमन ले लिया, या दिस वन इज द थिंग। द impulsive response is equal to ht equal to 2/√15 e power minus t by 4 sin yes √15/4 dt, राइट। ये जानते हो, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाता है वो पार्ट्स, मतलब वो जो होता है ना लैप्लासियन में आता है ना, और यहाँ पे t ग्रेटर देन 0। अच्छा, सिंस द इम्पल्स इज applied at z equal to 5, since the impulse is applied at z equal to 5 या z equal to 5 पे, therefore मतलब उसको आप ऐसे लिखो कि उसको x equal to 5 लिखो, ठीक है। x का नोटेशन है, यहाँ पे z तो है नहीं, तो y ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x माइनस 5, x ग्रेटर देन 5, therefore y of 10 इक्वल टू h ऑफ 5, दैट इज h ऑफ 5 क्या है, h ऑफ 5 अभी कैलकुलेट किया, 2/√15 e पावर माइनस 5/4 साइन 5√15/4, 2/√15 e power minus 5/4, this one is the correct answer, B is the correct answer, okay। Now the next question is, which of the following statement is true, set अच्छा, this one question number 41, अच्छा this one 41, अच्छा, which of the following statement is true, set of all 2 cross 2 real matrix under usual matrix addition and multiplication is a unique factorization domain। अच्छा, आप तो जानते ही होंगे ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन मस्ट बी ए इंटीग्रल डोमेन, मस्ट बी ए इंटीग्रल डोमेन। मैट्रिक्स है 2 cross 2 मैट्रिक्स, and matrix rings and rings of real valued function have zero divisor, so they are not, it has zero divisor implies not integral domain, that implies not यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, तो ये मेरा गया, ठीक है, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। The set of all real valued function under usual function addition and matrix of multiplication, ठीक है। अच्छा, wait, I discuss you in that way, I think इसको मैं
यहाँ पे तो सिंगल करेक्ट है। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल रियल कोएफिशिएंट विथ कोएफिशिएंट्स इन आर अंडर यूजुअल पॉलिनोमियल एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अच्छा, valued function under the addition multiplication is unique factorization domain, रियल वैल्यूड फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। अच्छा, मैं सी ऑप्शन को देखूं तो आप ध्यान से देखो, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड, द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सी ऑप्शन करेक्ट। इसको और कैसे एक्सप्लेन किया जाए? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन तो ऐसे होगा नहीं। तो सिंगल करेक्ट था, वो तो सही होने वाला। ठीक है। अच्छा, 42। अच्छा, यहाँ पे देखो टी एल इन्फिनिटी टू एल इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी दिया है, डिफाइन करके रखा है। क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, एन का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, जहाँ पे उसका वैल्यू क्या है? लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। टी ऑफ x1 x2 x3 x1 x2/2 x3/3 डॉट डॉट डॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? टी इज बाउंडेड नॉट 1 1। अच्छा, फॉर x इन एल इन्फिनिटी हमारे पास टी ऑफ x का हमारा जो नॉर्म वैल्यू होता है, नॉर्म इन्फिनिटी वैल्यू, दैट इज लेस और इक्वल टू दिस। यहां से हम बोल सकते हैं टी इज बाउंडेड। ये नॉट बाउंडेड बोला, ये कट जाएगा। ठीक है, टी इज बाउंडेड इतना बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? टी इज बाउंडेड इतना तो बोल सकते हैं। अच्छा, अभी एक चीज बताओ, टी इज बाउंडेड। अच्छा, इफ tx equal to 0, if tx equal to 0, then every coordinate of x is 0, right? x is 0, right? 0, ये तो बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। दैट इम्प्लाइज t इज 1 1। अब बताओ, t इज 1 1 ये होगा? इट इज नॉट 1 1, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, t इज 1 1। अच्छा, आप ऐसे देखो कि मैं y1 y2 y3 डॉट 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 करके मैं ये कोडोमेन से उठाया, तो कोडोमेन से उठाया हूं, तो इफ लेट देयर एग्जिस्ट y1 2y2 3y3 डॉट 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 इन डोमेन, इसका नाम मैं y दे दूँ, y स्टार दे दूँ, और ये y डबल स्टार दे दूँ, तो सच दैट t ऑफ y डबल स्टार इक्वल टू y स्टार, ये होगा ही होगा। दैट इम्प्लाइज t इज ऑन टू, आर्बिट्ररीली चूज किया, एवरी कोडोमेन से उनके लिए मिल जाएगा t इज 1 1 एंड जब भी t इज 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज t इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, t इनवर्स एग्जिस्ट। बट t इनवर्स इज नॉट बाउंडेड। मैं एग्जाम्पल ले लूं, तो मैं एग्जाम्पल ऐसे चूज कर रहा हूं, एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल मैं ऐसे चूज कर रहा हूं कि वेक्टर्स विथ only the n coordinate, vectors with only the nth coordinate, nth लिखना भूल गया, vectors with only the nth coordinate equal to 1 by n। आप ध्यान से देखोगे तो
it has small norm in the range, but inverse norm 1. बस we are done. This is the counter example, so this one is not bounded. ठीक है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं और सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, ये था और 43 नंबर क्वेश्चन। ये ऑब्वियसली वेव इक्वेशन है, तो डीएलम्बर्ट फॉर्मूला क्या बोलते हैं ना, u x टी इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c जी ईटा डी ईटा एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी। अब ये बताओ, यहाँ पे इसका वैल्यू है एफ एक्स कोमा टी। ठीक है, अब ये देखो एक्स कोमा टी। ठीक है, अच्छा, आपके पास यू एक्स कोमा जीरो का वैल्यू होता है एफ एक्स कोमा टी, और ये ये जी एफ एक्स और इसको जी एक्स बोलते हैं, और जी एक्स मेरा जीरो है, तो ये पार्ट पूरा का पूरा जीरो चला जाएगा, खत्म। नाउ यू एक्स कोमा टी हमें कैलकुलेट करना था। नाउ आप देखो, हाफ ऑफ क्या होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से u 0, t क्या होगा, हाफ ऑफ एफ ऑफ सी टी प्लस एफ ऑफ माइनस सी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना। आप एक चीज देखो, आप यहाँ से एक चीज बताओ कि ये आया मेरा फाइनल सिनेरियो, यार एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा, जबकि मॉड एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, जीरो अदरवाइज। ठीक है, जीरो अदरवाइज। अच्छा, जीरो अदरवाइज। अच्छा, ये एफ क्या है, इवन फंक्शन है, एफ इवन है। अच्छा, यहाँ से u 0, t का वैल्यू क्या होगा, u 0, t का वैल्यू एफ ऑफ सी टी प्लस एफ ऑफ सी टी होगा। यहाँ से मैं बोलूँगा तो एफ ऑफ सी टी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ देखो कि मेरे पास फॉर 0 लेस देन टी लेस देन 1, फॉर 0 लेस देन टी लेस देन 1, ठीक है, इनके लिए क्या होगा ना, नो 1 कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा करो, दैट इम्प्लाइज सी टी का जो वैल्यू होगा वो 0 लेस देन सी टी लेस देन 1, यहाँ से बोल सकते हैं -1 लेस देन सी टी लेस देन 1, यहाँ से बोल सकते हैं सी टी का वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज u 0, t इक्वल टू 1। गॉट इट? ठीक, फॉर दिस वन u 0, t का वैल्यू दिस वन, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब जब ऐसा सिनेरियो होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज इट इज 0। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, आपका 1 इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था, तो ये हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, ये बोले लैपलास इक्वेशन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, कंसीडर द लैपलास इक्वेशन 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन y लेस देन 1 विद द बाउंड्री कंडीशन दिस द वैल्यू ऑफ t हाफ एंड 1/3 इज इक्वल टू।
अच्छा एक चीज देखो, मैं ना टी एक्स वाई को ऐसे चूज कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई। आप बताओ टी एक्स एक्स प्लस टी वाई वाई ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा टी ऑफ एक्स कोमा 0 का वैल्यू एक्स होगा, टी ऑफ 0 कोमा वाई का वैल्यू वाई होगा, टी ऑफ एक्स कोमा 1 का वैल्यू एक्स प्लस 1 होगा, मतलब 1 प्लस एक्स। टी ऑफ 1 कोमा वाई का वैल्यू होगा 1 प्लस वाई और वाई प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, जो भी है सब कुछ सेटिस्फाई कर गया, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ जहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन वाई लेस देन 1। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी ऑफ 1/2 कोमा 1/3 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6। 5/6 इज द आंसर, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। मुझे उसको ही सेटिस्फाई करना था, किसको, लैपलास इक्वेशन। मतलब क्या, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज मतलब इसको हम लोग ऐसे हार्मोनिक कंडीशन बोल सकते हैं, हार्मोनिक क्राइटेरिया। हार्मोनिक क्राइटेरिया था तो उसी को फुलफिल करना था, तो हमने वो कर लिया। ठीक है, चलेगा। नाउ हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखो। नाउ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। नाउ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे U1 E2 सबसेट ऑफ द नॉर्म लीनियर स्पेस X। U1 E2 सबसेट ऑफ द नॉर्म लीनियर स्पेस। सी sum of two convex set is convex. Sum of two convex set is convex under convex if one of the set is open. One of the sets is open. ठीक है, sum of two convex set is convex and if one of the set is open, ठीक है, then ये दोनों मिला के sum of two convex set is convex and लिखना चाहिए, and if one of the set is open then their sum is open. अच्छा, product of two connected set is connected. Product of two connected set is connected. Sum of two convex set is convex and one of them is open implies their sum is open. ठीक है, ये सब। And now, however, the sum of two closed set need not be closed in general in norm linear space. In norm linear space, sum of two closed set may not be closed. Sum of two closed set may not be closed in general in the norm linear space. Now U1 E2 are closed, then U1 plus E2 may not be closed. Which of the following is not true? U1 is closed, then U1 plus E2 may not be closed. So this one is the correct answer. ठीक है, मतलब नॉट ट्रू पूछा गया है। आइदर U1 E2 ओपन होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बोला था कि sum of two convex set is convex. Sum of two convex set is convex. Now if one of them is open then the sum is open. So this one is true. ये कॉन्वेक्स होगा तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, सम ऑफ कम। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है। एंड इफ U1 E2 कनेक्टेड तो देयर प्रोडक्ट इज कनेक्टेड, ये भी ट्रू है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। गॉट इट। तो सम ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स, ये हो गया। एंड इफ वन ऑफ द सेट इज ओपन देन देयर सम इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, ये सब रिजल्ट है ना कॉन्वेक्स सेट का, सॉरी नॉन लीनियर स्पेस का, तो ये रिजल्ट को यूज किया तो हो जाएगा। अच्छा, फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम
फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या बोल सकते हैं, फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम Cij denote the unit cost of the cell ij. Assume C11 10, C12 this. Alpha I beta j represent the simplex multipliers associated with any basis corresponding to the unit cost Cij. Assume that alpha 1 x, alpha 2 x plus 1, beta 1 y, beta 2 y plus 2. Then the relative cost, this coefficient Dij is the difference between the current solution and the new improved solution. x का वैल्यू दिया है, C13 दिया है, बीटा 3 का वैल्यू दिया है. अच्छा, Cij इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे. यूनिट कॉस्ट Cij ना, Cij इक्वल टू अल्फा आई बीटा जे for basic cells. For basic cells, this Cij equal to alpha I beta j. अच्छा, C11 10, C11 10, alpha 1 x equal to 4, alpha 1 x equal to 4 बिकॉज यहाँ पे देखो गिवन है. अच्छा, बीटा 1 y इम्प्लाइज, ये सब जो है, ये सब सॉरी बीटा 1 इक्वल टू वाई, ये सब इम्प्लाई क्या करेगा ना, 10 इक्वल टू 4 प्लस वाई, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 6. y का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया. अच्छा, अब ये बताओ बीटा 3 जो है ये y प्लस 5 है, मतलब 6 प्लस 5 है, मतलब 11 है. बीटा 3 जो है वो 11 है. ठीक है, ठीक है, बीटा 3 जो है 11 है. अच्छा, फॉर सी एक चीज देखो, y का वैल्यू तो 6 है, तो ये दोनों गलत हो गया. फॉर D13, ठीक है, मतलब 1,3 सेल, फॉर सेल 13 D13 इक्वल टू C13 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 3, राइट, यही तो होता है. और C13 का वैल्यू क्या है, 19 है, क्योंकि देखो C13 का वैल्यू कहाँ दिया है, C13 का वैल्यू 19 दिया है. और माइनस अल्फा 1 का वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस बीटा 3 का वैल्यू क्या है, 11 है, मतलब 19 माइनस 15, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा. तो आपका करेक्ट आंसर होगा दिस, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जानते हो तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अच्छा, 47, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है एफ एक्स टू वाई भी कॉन्टिन्यूअस. ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स वाई के बारे में बोल दिया है. ठीक है, एंड इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाइजेक्टिव मैपिंग, कॉन्टिन्यूअस बाइजेक्टिव बोल के रखा है. ठीक है, अच्छा, रिजल्ट है, एक रिजल्ट है हमारे पास कि ए कॉन्टिन्यूअस बाइजेक्शन, a continuous bijection from a compact space, a continuous bijection from a compact space to a Hausdorff space.
space continuous bijection from a compact space to a housed of space is होम्योमॉर्फिज्म। ये जानते हैं हम, होम्योमॉर्फिज्म। तो एफ एक्स टू वाई है, ये होम्योमॉर्फिज्म कब होगा, होमियो कब होगा, इसको क्या होना चाहिए, ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, हाउस्ड ऑफ। तो x इज कॉम्पैक्ट, y इज हाउस्ड ऑफ, c इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये 47 हो गया। अच्छा 48, PBA PNQ 3 cos 3 non-zero real matrix. Assume that there exists 3 cos 3 real non-singular matrix S such that S inverse PU both are upper triangular. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा अब एक चीज बताओ कि P and Q 3 cross 3 non-zero real matrix. Assume that there exists 3 cross 3 real non-singular matrix S such that these are both upper triangular. ठीक है, since PQ are simultaneously similar to an upper triangular matrix, आप क्या बोल सकते हो, एस इनवर्स पी एस इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर। आप अच्छे से बताओ, ट्रायंगुलर एस इनवर्स क्यू एस इज अपर ट्रायंगुलर। ये दोनों मिला के हम एज्यूम कर सकते क्या, एज्यूम दे आर अपर ट्रायंगुलर, assume that they are upper triangular. The diagonal entries of PQ and QP are same as they are upper triangular, as PQ are upper triangular. Got it? अच्छा, ट्रायंगुलर। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं कि PQ माइनस QP स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हम बोल सकते हैं। यहां से हम बोल सकते हैं कि PQ माइनस QP स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर बोल दिया तो वो नीलपोटेंट बन जाएगा। दिस वन इन्वर्टेबल, नो, इन्वर्टेबल तो होने का चांस नहीं है। द मैट्रिक्स I प्लस P प्लस Q इज I, PQ माइनस QP इज इन्वर्टेबल। यस, दिस वन का डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो आई ऐड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाएगा एंड अपर ट्रायंगुलर होगा, तो दैट इंप्लाइज इट इज इन्वर्टेबल। ये सी ऑप्शन ऑल्सो टू। PQ माइनस ये नॉन जीरो मैट्रिक्स, PQ माइनस QP इज डायगोनलाइजेबल इफ, नो, डी ऑप्शन इज फॉल्स एट ऑल, डी ऑप्शन कंप्लीटली फॉल्स। डी ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता, क्यों ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा तो मस्ट बी नॉट डायगोनलाइजेबल, मस्ट बी नॉट डायगोनलाइजेबल।
मस्ट बी नॉट डायगोनलाइजेबल, तो ये भी गया, आपका आंसर होगा बी सी, आपका आंसर होगा बी सी। ठीक है, अच्छा 49 एज दिया है, 49 में आपको एज दिया है, देन आपको क्या करना है, आपको एज जब गिवन है ऐसे यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स वाई इन आर स्क्वायर सच दैट x माइनस एन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। अच्छा, ये सर्कल काइंड ऑफ थिंग, दिस सेट इज union of circles with center n, 0 and radius 1 by n। ठीक है, सेंटर n, 0, रेडियस 1 by n। सिंस सेंटर गो सेंटर्स ऑल सेंटर जो लार्ज होता जाएगा तो गो टू इंफिनिटी, that implies the set S is unbounded। तो जब भी ऐसा अनबाउंडेड हो जाएगा that implies S is not compact। कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज बाउंडेड तो होगा, ये तो अनबाउंडेड बोल रहा है, कॉम्पैक्ट नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये सही है, S is कॉम्पैक्ट नो। ठीक है, ये गया। अच्छा, व्हाट अबाउट कनेक्टेडनेस? अच्छा, एक चीज देखो, फ्रॉम सम पॉइंट, कौन सा पॉइंट पता नहीं है, बट फ्रॉम सम पॉइंट ये तो बोल सकते हैं ऑनवर्ड, फ्रॉम सम पॉइंट ऑनवर्ड ये बोल सकते हैं द सर्कल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, separated from each other, from some point onwards circle are separated from each other, therefore union, that is the set S is not connected। got my point? their union मतलब set S is not connected, so this one गया, आपका आंसर होगा A and D। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, एफ जेड को मैं W मान सकता हूं, ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ना, दैट इज जेड बाई 1 माइनस जेड। यहां से जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जेड। यहां से डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, जेड 1 बाई 1 प्लस जेड, नो, अरे डब्ल्यू ही तो माना था, तो यहाँ से जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू होगा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जेड का वैल्यू होगा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू। कंडीशन जो दिया है देखो डिस्क के अंदर, टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, तो आप बोल रहा है S1 एंड S2 दिया है, व्हिच वन इज करेक्ट। ठीक है, एफ डी सबसेट ऑफ जी डी सबसेट ऑफ एफ डी। ठीक है, ये दिया है, यहां से हम बोल सकते हैं डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू मॉड लेस देन 1, यहां से हम बोल सकते हैं डब्ल्यू मॉड लेस देन 1 प्लस डब्ल्यू मॉड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन माइनस ऑफ, वी नो, ये हम जानते हैं, कैलकुलेट करना आता है सबको। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये होता है। अच्छा, दस एफ डी रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन माइनस हाफ, जी जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड। जी जेड
जो है जी जेड जो है दिस मैप्स द यूनिट डिस्क टू द राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। जी डी क्या होगा, रियल डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वो ग्रेटर देन माइनस ऑफ था, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली जी डी जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, एफ डी के अंदर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास जी डी इन एफ डी हो जाएगा, मतलब S2 ट्रू होगा और S1 क्या होगा, S1 फॉल्स होगा, S1 फॉल्स होगा। बट ये बोले ट्रू, ये गया, ये सही है, ये फॉल्स, ये ट्रू है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट। ऐसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन। सी हमारे पास जो इंडिशियल इक्वेशन है हम उसको क्या लिख सकते हैं बताओ। अच्छा, वेट फॉर 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन यू। इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या, इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि y डबल डैश्ड प्लस माइनस 1/2x y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर y, ये y डैश्ड इक्वल टू 0। इसको मैं q बोल देता हूँ, इसको मैं p बोल देता हूँ। इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, r इंटू आर माइनस 1 प्लस पी आर प्लस क्यू, ये सब स्मॉल है। जहाँ पे p क्या है, लिमिट x 0 पॉइंट पे 0 है तो x इंटू पी एक्स है, इसका वैल्यू दिख रहा है माइनस हाफ होगा। ठीक है, अच्छा, और q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ये करोगे तो क्या होगा 1/2 होगा। देयरफॉर आप देखो ये इंडिशियल इक्वेशन मिल जाएगा r माइनस 1 माइनस 1/2r प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा 2r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा कि 2r माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा r का वैल्यू 1 है, हाफ है। तो विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी हम क्या करेंगे, अल्फा को 1 मान लेंगे, बीटा को 1/2 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा 1 1/2, ये नॉट इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। अल्फा माइनस 2 इंटीजर है, नो नो, इट वन रॉन्ग, दिस वन सही है। अल्फा इक्वल टू बीटा, ये रॉन्ग है। आपका आंसर क्या हो जाएगा देन, आपका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, क्योंकि अल्फा मेरा 1 है, बीटा मेरा हाफ है, विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी। आप बीटा को भी 1 मान सकते हो, अल्फा को हाफ मान सकते हो। ठीक है, this is the process. Now the next question is question number 52. Read the question carefully once. After that you can think about it. After that you can think about it. See, question is given that tqx to qx defined by this t of px equal to px square. ठीक है, आपको बोलना है टी इज रिंग होमोमॉर्फिज्म 1 1 1 2 एंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, एक चीज बताओ, टी ऑफ पी प्लस क्यू ये क्या होगा, दैट इज पी एक्स स्क्वायर नो नो नो, एक चीज देखो, पी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, या वी कैन प्रोसीड। टी क्या है भाई, टी के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे दिया है डिफाइन बाई दिस, तो यहाँ से आप बताओ पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा टी पी प्लस टी क्यू। टी ऑफ पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, टी ऑफ पी क्यू का वैल्यू क्या होगा ना, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर
तो ये टी पी टी क्यू, या मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म तो होंगे, ठीक है। अच्छा, टी पी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज पी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल ही 0 है, दिस पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल 0 मतलब p मस्ट बी इक्वल टू 0, p मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा t इज 1 1, t इज 1 1, ये भी सही है। व्हाट अबाउट t इज ऑन टू, व्हाट अबाउट t इज ऑन टू। अच्छा, x में ले लूंगा कोडोमेन से, कोडोमेन, बट it is not of the form px square, that implies t is not onto। ये onto नहीं होगा तो गया, या रिंग आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ऐसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस एन एल एस दिया है, एक्स डैश बी द डुअल स्पेस ऑफ एक्स। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल स्पेस। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, डुअल स्पेस का प्रॉपर्टी जानते हो, एक्स रिफ्लेक्सिव होगा, दैट इंप्लाइज एक्स डैश मतलब डुअल ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। एक्स रिफ्लेक्सिव होगा तो उनका जो डुअल है वो भी रिफ्लेक्सिव होने वाला है, तो ये ट्रू है। सी ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अच्छा, जब डुअल सेपरेबल होता है, दैट इंप्लाइज एक्स डैश दैट इज डुअल सेपरेबल होगा तो एक्स इज सेपरेबल, दैट इंप्लाइज डी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, अब एक चीज और, जब x क्या होगा, x सेपरेबल एंड रिफ्लेक्सिव implies x डैश सेपरेबल। तो यहां से देखो, x सेपरेबल है एंड x डैश नॉन सेपरेबल, therefore x सेपरेबल एंड x डैश नॉन सेपरेबल इंप्लाई क्या करेगा, x इज नॉन रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर बी ऑप्शन करेक्ट, दिस वन रॉन्ग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, जी जो ग्रुप दिया है, देखो Z30 एंड Z12 का डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक रिजल्ट जानते ही हो, डायरेक्ट RECT डायरेक्ट प्रोडक्ट ZM प्लस डायरेक्ट प्रोडक्ट ZN इज cyclic if and only if GCD of MN equal to 1, if and only if GCD of MN 1, but here GCD of 30,12 क्या होगा, greater than 2 not equal to 1, so it is not cyclic। हो गया, ये क्या है 2 मतलब 6 होगा, 6 greater than 2 नहीं 6 लिख दो सही से, not equal to 1, so it is not cyclic, ठीक है, it is not cyclic। ये नॉट साइक्लिक ही तो बोला है, तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है ये सही है, हमारा जो ए स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। अच्छा,
ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 14,7 इन जी इज 98। अच्छा 14 जो है 14 द ऑर्डर ऑफ 14 इन जेड 30 क्या होगा बताओ 30 बाई जीसीडी ऑफ 30,14 ये क्या होगा ये हो जाएगा 15। अच्छा द ऑर्डर ऑफ 7 इन जेड 12 इक्वल टू क्या होगा 12 बाई जीसीडी ऑफ 7,12 दैट इज ऑल्सो 12 एंड 12 एंड 15 दे दिया है देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ 14,7 in G that is Z30 direct product Z12 is LCM of क्या होगा 15,12 यहाँ से बताओ 15 और 12 का LCM क्या होगा 3, 5, 4 तो 60 होगा LCM तो LCM होगा 60 तो आपका आंसर में देखो ये 60 है ये 98 है ये गया। अच्छा नाउ आपका हो गया देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 360। अब बताओ जी के अंदर 360 ऑर्डर का कोई एलिमेंट हो सकता है कि नहीं जी के अंदर जो एलिमेंट होगा उनका ऑर्डर 360 हो सकता है कि नहीं बताओ ये कभी नहीं हो सकता क्यों ना एलसीएम ऑफ देखो 12,30 इसका हो सकता है कि एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 360 होगा इफ इसका जीसीडी क्या होगा 1 होगा बट इसका जीसीडी 1 इफ जीसीडी 1 बट जीसीडी ऑफ 12,30 is equal to 6 not equal to 1 therefore it has no element of order 360 ये भी गया आंसर क्या होगा ए ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है ऐसे इसको अप्रोच करते जाओ तो आपको बस मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक दिया है एक जॉर्डन ब्लॉक दिया है 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जॉर्डन ब्लॉक दिया है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 इसको और एक्सप्लेन करे कभी नहीं करेंगे क्यों ना नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक in Jordan canonical form of that corresponding to eigenvalue lambda is जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जॉर्डन ब्लॉक मिला है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा दैट्स ऑल इनफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 आपको अल्फा दिया है एफ डॉट एन कैप डी एस एफ दे दिया है ठीक है। अच्छा आपको एफ डॉट एन कैप डी एस फाइंड करना है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन डेल्टा डॉट एफ डीवी ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया है स्पीयर दिया है उनका रेडियस कितना बोला है 9 बोला है आप बताओ कि डेल्टा डॉट एफ कितना होगा ये बताओ डेल्टा डॉट एफ होगा डेल बाई डेल x2 होगा और ये क्या होगा y-1 होगा और इसके साथ 2 होगा तो मतलब ये 3 हो जाएगा ठीक है आप जानते हो। नाउ ये 3 इंटू वो जो क्या बोलते हैं उसको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आर क्यूब आर का वैल्यू क्या है 9 है तो 9 क्यूब 3 कट जाएगा तो 4 इंटू पाई इंटू 9 क्यूब है। नाउ देयरफॉर दिस बाई दिस इसका वैल्यू क्या होगा 4 इंटू पाई इंटू 9 क्यूब बाई 36 पाई तो पाई कट जाएगा 4 9 36 9 दिए एक 9 कट जाएगा तो 9 स्क्वायर बचेगा तो उसका वैल्यू होगा 81 तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा 81 ऐसे इसको किया जाता है। तो आप ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़े हो ना दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज देयर सेंटर के बारे में हमें थोड़ी ना देखना कुछ नहीं देखना इसका
डेल्टा डॉट एन क्या वो आउटवर्ड नॉर्मल लिख के रखा है, हम क्या यूज किए हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये यूज कर देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट 57, 57 क्वेश्चन नंबर 57 इज नाउ यू नीड टू डिस्कस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा ये दिया है। अब एक चीज देखो, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका नाम मैं जब दे दूंगा x, इसका नाम ए दे दूंगा ये x, तो इसको x ट्रांसपोज दे देते हैं, तो z इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है। जहां पे आपको दिया है x ट्रांसपोज x का वैल्यू 1 गिवन, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई, ये गिवन है, ठीक है। आपको बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करो। ये जो है ना आंसर इक्वल टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, राइट। जब भी पूछा गया है मैक्सिमाइज दिस क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इसको जब भी फाइंड करना है सब्जेक्ट टू दिस इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए। हैंड राइटिंग गंदा हो गया भाई, मतलब बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज, तो ये ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यू है, आप ये देखो, ये 2 0 0 0 1 2 सॉरी 2 1 1 2 1 2 1 2 और ये 0 है। अब देखो ये एक ब्लॉक है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और ये ब्लॉक के लिए रो सम देखो 3 3 है, तो 3 एक आइगन वैल्यू होंगे, 1 एक आइगन वैल्यू होंगे, क्योंकि ट्रेस इक्वल टू 4, ये सब हिंट्स दे दिया। तो इसका जो आइगन वैल्यूज होंगे, आइगन वैल्यू कौन कौन होंगे, 1 2 3, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड कितना होगा, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3। यू गॉट माई पॉइंट। 58 I think I already discussed. Okay, T P3 to R2 be a linear transformation defined by this. P dash be derivative. The nullity of T is equal to क्या होगा। अच्छा, अब बताओ डायमेंशन ऑफ P3R कितना होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3 4 होगा, क्यों, इसका बेसिस जो है 1x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन 4 है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ R2 कितना होगा, R2 का डायमेंशन क्या है 2 होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ P3R 4 है, R2 का डायमेंशन 1 है। अच्छा, यहाँ पे दिया है, अच्छा दिया है। अच्छा, नालिटी फाइंड करना है, लेट P in P3R such that TP equal to 0, that implies P1 equal to 0 and P dashed 1 equal to 0। अब ये बताओ, ये जो दोनों है लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायमेंशन ऑफ null space of T equal to dimension of P3R minus number of restriction means 4 minus 2 that is 2, got it। तो आपका आंसर होगा 2, ठीक है। और कुछ एक्सप्लेन करना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, दैट्स व्हाई यू check this PYQ solution, there is no detailed solution for this, if there is any detailed solution then particular 1 और 2 क्वेश्चंस के लिए वीडियो डालूंगा, ठीक है। उतना डिटेल्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी इसको समझना है, क्योंकि अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। the number of zeros in the complex polynomial this in the annulus 1 less than mod z less than 3 is equal to। अच्छा, आप एक चीज बताओ, इसके लिए क्या करोगे, रॉचिस थ्योरम, ये करना है क्या, मैं हिंट्स दे देता हूं, रॉचिस थ्योरम, और कुछ बोलना है, रॉचिस थ्योरम बोल दिया तो हो जाएगा,
नहीं होगा? अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा आप देखो जेड पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, जेड पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। मैं जब मॉड जेड को 3 ले लूँ तो जेड पावर 6 का वैल्यू होगा 729, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाकी जो टर्म है 5z³ प्लस 4z प्लस 11, इसका जो मॉड्यूलस का वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 27 3³ प्लस 4 इंटू 3, 5 इंटू 27 4 इंटू 3 प्लस 11, तो इसको करोगे तो 25 125 135 135 135 के 12 135 के साथ 12 प्लस 11 135 के साथ 23, तो 158 158 से तो ये 729 ज़्यादा ही होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इन इसके अंदर जो होगा तो इसके अंदर जो होगा इसके अंदर सेम ही होगा, ठीक है। रॉचिस थ्योरम आप जानते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, 6 होंगे। बट व्हाट अबाउट मॉड जेड लेस देन 1, ये जब भी होगा इसके अंदर ऐसे लेना पड़ेगा, एक फंक्शन को लेना पड़ेगा 11 ओनली, तो 11 का मॉड्यूलस वैल्यू 11 है, और ये जो जेड पावर 6 प्लस 5z³ प्लस 4z है इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेस और इक्वल टू 10 है, जो कि 11 से छोटा है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितना है, 0 है, तो 6 माइनस 0, नंबर ऑफ जीरो इन मॉड जेड इक्वल टू 3 माइनस नंबर ऑफ जीरो इन मॉड जेड इक्वल टू 1 करना है, तो 6 माइनस 0 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना जल्दी बोल दिया, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता तो। रॉचिस थ्योरम आप जानते हो, आपको डोमेन जो दिया है 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 3 दिया है, तो आपको एक बार मॉड जेड इक्वल टू 3 के अंदर देखना है नंबर ऑफ जीरो देखना है, एंड मॉड जेड इक्वल टू 1 के अंदर देखना है, देन क्या करना है, उसको माइनस करना है। दिस 6 आया था, ये 0 आया था, 6 आया था, क्योंकि ये बोल रहा है दिस, मतलब आपको रीजन जो दिया है देखो, ये है मॉड जेड इक्वल टू 3, और ये जो अंदर वाला है ये है मॉड जेड इक्वल टू 1, तो आपको दिस पोर्शन के अंदर नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 के अंदर जो है उसको माइनस करना है, दैट्स वाई, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है, अगेन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत हेजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, इसको इरेज करना भी मुश्किल है अभी, ठीक है, चलो कोई नहीं, जैसा है उसको रहने दो। क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, दिन कम हो जाएगा। ये L2 0, पाई विद द स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड लीबनिज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन 0, पाई, ठीक है। T L2 0, पाई टू L2 0, पाई टू डिफाइंड बाई दिस, T ऑफ fx इज साइन एक्स दिस एंड fx cos x दिस। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब भी ऐसा दिया है, अच्छा, साइन x एंड cos x ऑर्थोगोनल इन 0, पाई, 0, पाई के अंदर क्या है, द फंक्शन साइन x एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, बोथ हैव नॉर्म स्क्वायर c, both have norm squared pi by 2, ठीक है, both have norm square pi by 2। अच्छा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से t नॉर्म का वैल्यू पाई बाई 2 बोल सकते हैं, आप बताओ एक बार, शॉर्ट में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अब एक चीज बताओ, टी नॉर्म क्या होगा, टी नॉर्म बेसिकली होगा पाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यहां से पाई बाई 2 बोल सकते हैं। जब भी ऐसा मिल जाएगा 4 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो दिया है, ये यूनिट डिस्क के बारे में, ओपन यूनिट डिस्क बोला है, ये बाउंड्री की बात कर रहा है, ये जो डोमेन है डोमेन का बाउंड्री है, यू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द ड्रीचले प्रॉब्लम। यहाँ पे आप ये देखो, ये जो u है, ये देखो ये जो u है हमारा जो फंक्शन u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई, वो क्या होगा 2 माइनस 2 दैट इज 0, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर गया, मतलब हार्मोनिक, ठीक है। अच्छा, हम जब भी इसको लिया u एक्स वाई, उसको लिया, वो बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है।
अच्छा, देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा ना, ये एज इट इज सिंपल, इसका वैल्यू क्या होगा 4 इंटू हाफ 1/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। नो, कुछ मिस्टेक? नो नो नो, ये -4 है, ठीक है ना, वैल्यू बस पुट कर दिया, ठीक है। तो 4 इंटू 1/2, इसका वैल्यू भी 2 होने वाला है, ठीक है, इसका वैल्यू भी 2 है। इतना आसान था, मैं फंक्शन को इसको ही चूज कर लिया, दिस वन इज आवर फंक्शन। ये बाउंड्री पे तो सेटिस्फाई करेगा, ये डिरिचलेट प्रॉब्लम है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है, ये हार्मोनिक ऑल्सो, ठीक है ना। डिस्क के अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है, तो यूनिकनेस यूज कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा ना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन में अपलोड करके रखा हूं ऑलरेडी, इसका सॉल्यूशन में अपलोड करके रखा हूं। आपको बोला है कि x इक्विप्ड विद दिस टोपोलॉजी, x equipped with this topology, find the number of subset that are neither open nor closed। अच्छा, ओपन का कौन कौन है, ओपन सेट्स कौन कौन है, फाई है, x खुद है, और कौन है, फाई है, x खुद है, और कौन है 5 6 7, ये एक सेट है, और कौन है, मतलब इसका नाम मैं ए दे देता हूं, और इसका नाम है 8 9 10, मतलब वो जो टोपोलॉजी के अंदर जो है ना, वो सब ओपन है, ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर जो है वो ओपन सेट्स है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ x 2 पावर 6, 2 पावर 6 क्या होगा 64 होगा, और उनमें से ओपन को हटा दो। द नंबर ऑफ सेट व्हिच आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, सी दीज आर द ओपन सेट, ठीक है। अच्छा, दिस सोट आर द क्लोज सेट, सी these are the open, these are the open as well as closed, as well as closed, ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 64 माइनस नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड को हटा दो, दैट इज 64 से 4 हटा दिया तो 60 इज द आंसर, ठीक है। नाउ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे, नाउ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। आपको बोल रहा है 402 बीटा इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जब भी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई दैट इम्प्लाइज कि मेरे पास -12, ये जो सेकेंड कंडीशन है वो इम्प्लाई करेगा -12 प्लस 0 प्लस बीटा इक्वल टू 2। यहां से आपका बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, x3 का वैल्यू 2 है, 4 प्लस 4 ऑल्सो दे, यहाँ से हमारा x4 माइनस 8 10, बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अच्छा, नाउ एक चीज देखो, हमारे पास जो है ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स दो इम्प्लाई करेगा x3 का वैल्यू क्या है 18 माइनस 4x1 माइनस x2, और x4 का वैल्यू इम्प्लाई करेगा आपको x4 का वैल्यू इम्प्लाई करेगा x4 का वैल्यू इम्प्लाई करेगा आपको 2 माइनस 2 प्लस 3x1 माइनस 2x3 माइनस 36 प्लस 8x1 प्लस 2x2। यहाँ से आ जाएगा आपका जो वैल्यू आएगा, कहाँ गया, कुछ मिस्टेक्स आप ये बताओ, आप ये बताओ
कि यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका -34 प्लस 11x1 प्लस 2x2। ठीक है, ये x3 x4 का वैल्यू आ गया। नाउ ये जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट बिकम्स, ये क्या होगा, x1 x2 x1 x2 ना, हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस 3x2, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x1 प्लस 3x2 2x3 प्लस 2x3 माइनस अल्फा x4 इक्वल टू x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 मीन्स 36 माइनस 8x1 माइनस 2x2 माइनस अल्फा x4 माइनस 11 अल्फा x1 माइनस 2 अल्फा x2 माइनस 34 अल्फा। यहाँ से आपको मिलेगा 36 माइनस 34 अल्फा, माइनस नहीं प्लस अल्फा, 36 प्लस 34 अल्फा प्लस -7 माइनस 11 अल्फा x1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा x2। ठीक है, अच्छा सिंस 402 बीटा का वैल्यू 10 बी lies on the edge x2 equal to 0, that implies इसका जो कोएफिशिएंट है x1 का जो कोएफिशिएंट, सी lies on the edge x2 equal to 0, for it what we can get this minus 11 अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, -7/11 आएगा अल्फा का वैल्यू। अच्छा देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा -7/11 प्लस 10, यहाँ से होगा 110 माइनस 7/11, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा 103/11। 103/11 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया, तो 22 इंटू 103/11, इसको काट दिया तो 2 होगा, 206 होगा आपका आंसर। ठीक है, 206 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई move towards the next question, that is this one. This question is given by this region, आप देखो, और आपको बोला गया है f ऑफ t का वैल्यू दिया है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब यू कैन राइट लाइक दिस, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू t। अच्छा दिस वन, दिस फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, तो मेरा जो रीजियन है कि x प्लस वाई, अब आप ध्यान से देखो, लेट x प्लस वाई इक्वल टू एस, मैं x प्लस वाई को s ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 1 होगा, और 1 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 2 होंगे, 2 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 3 होंगे, 3 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 4 होंगे। ठीक है ना, यही तो सिनेरियो है। यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया वो क्या क्या होगा, ये 1/2 कहाँ पे, ये 0,1 के अंदर, प्लस ये क्या होगा, दूसरा वाला 3/2 होगा, 3/2 होगा, लास्ट वाला 1/2 होगा। आप चेक कर सकते हो, इनके लिए आप सेपरेटली चेक कर सकते हो। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये कौन सा इंटरवल के अंदर 1,2, ये कौन सा इंटरवल के अंदर 2,3, ये कौन सा इंटरवल के अंदर 3,4। जब भी इसको सम करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 6/2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, बट नो 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 नो, there is some problem, this one is not area, no, this one is not area. I explain you here in the rough page, I explain. See
लेट x प्लस वाई इक्वल टू एस। तो हमारे पास 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 2 था, 0 लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू 2 था। ये दोनों मिला जुला के हम क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा सिनारियो मिलेगा। 0 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 2 1 एंड 2 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 3 मिलेगा, और 3 लेस और इक्वल टू एस लेस और इक्वल टू 4 मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास जो एरिया ऑफ रीजियन क्या क्या होंगे, इसके लिए हाफ होंगे, इसके लिए 3/2 होंगे, इसके लिए 3/2 होंगे, इसके लिए हाफ होंगे। यू कैन चेक योर सेल्फ, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। देयरफॉर आप बताओ, नाउ ऑन दिस रीजियंस, सब रीजियंस के लिए हम बात कर रहे हैं, रीजियंस x प्लस वाई इक्वल्स क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे ना। फर्स्ट में 1, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ठीक है, ये दोनों मिल गया। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा कहाँ गया क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। नाउ वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये क्या होगा पता है, ये 1 इंटू, सॉरी उसको ऐसे लिखो, 1/2 इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4। यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको आएगा 5 प्लस 9 प्लस 1/2, मतलब 5 प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा 10। 10 इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया है एफ एक्स वाई दिया है, आपके पास जो इंटीग्रेशन पूछा गया है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई पूछा गया है, ये डोमेन। तो हमारे पास इसको बेसिकली ऐसे देखना है, एक्स प्लस वाई, तो उसको भी तो लेना है, तो दैट्स वाई उसका वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। फर्स्ट आई डिड some mistake because that is not the proper way, ठीक है। this one the Jacobian technique, last one, this last one is the Jacobian method। अच्छा, ये आपको दे रहा है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। अच्छा, ये दे रहा है 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 2। ये दे रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या, 2। अच्छा, ये इम्प्लाई कर रहा है x1 का वैल्यू 2 माइनस 2x2 माइनस x3। ये इम्प्लाई कर रहा है x2 का वैल्यू 1 माइनस x3। ये इम्प्लाई कर रहा है x3 का वैल्यू 2 माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। x1 x2 x3 हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग विथ इनिशियल केस दे दिया, स्टार्टिंग विथ x पावर 0 इक्वल टू 0 0 0, we get x1 equal to this one, x1 equal to x1 0, x2 0, x3 0, no x3 1, x1 1, x2 1, x3 1। अब बताओ ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2, 2 माइनस 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 माइनस 0, दैट इज 2 1 2। गॉट इट, ये x1 आ गया। आपको क्या करना है, x1 आ गया। नाउ x2 देखना है। नाउ x2 क्या होगा, अब बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में, शायद पेज खत्म हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज नहीं है। x2 जो होगा, x2 का वो फर्स्ट टर्म x1, वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा 2 माइनस 2 इंटू x2, x2 मीन्स 1
ये यहाँ से मिल जाएगा ना, x12 वो मिलेगा -x3 मतलब 2, तो 2 - 2 इसका वैल्यू होगा -2। अच्छा, x22 इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आएगा तो 1 - x3 2 दैट इज -1। अच्छा, x32 इसका वैल्यू क्या होगा, x32 का वैल्यू होगा 2 - x1, x1 का वैल्यू क्या है ना, x1 का वैल्यू 2 है, माइनस x2, x2 का वैल्यू क्या है 1 है, इसका वैल्यू होगा -1। अब ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा आपका -2 -1 -1, इसको आप सॉल्व करें तो -4 का मॉड दैट इज 4, आपका आंसर हो जाएगा 4। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन एज वेल। आई कंप्लीट एवरीथिंग। सो to 2026 get complete solution lecture in part 1 and part 2. If you feel that this solution is helpful and if you want any particular year solution, then definitely I provide you. Please write that in the comment box. If you feel that my solutions are helpful, please share and subscribe. Thank you.